गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टार्ट करेंगे आज से हम अपना लेक्चर। चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 बात करता है स्पेशल कोर्ट की। चैप्टर 7 बात करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चैप्टर याद रखो कि स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक है कौन सी चैप्टर में? चैप्टर 7 में। तो स्पेशल कोर्ट बताए हैं 28 में और 32 में बताए हैं क्या? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोनों की सेक्शन याद रखना है, स्टार्टिंग सेक्शन लास्ट सेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर की स्टार्ट कहाँ से? 28 से, खत्म कहाँ पे? 32 पे। तो स्टार्ट है स्पेशल कोर्ट से और खत्म है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। ठीक, अब देखिए जल्दी जल्दी। 28 में है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। For the purpose of providing a speedy trial, the state government shall, in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the official gazette, designate for each district a court of session to be a special court to try the offence under the Act. ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट कौन सा कोर्ट है? कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट को ही एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पर, उनको स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं कि वो इस एक्ट के अंतर्गत स्पीडी ट्रायल कर सके। कैसे, कौन कर रहा है? राज्य सरकार जो है वो करती है। किससे परामर्श करके? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद हर जिले के लिए, प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बना दिया। लेकिन परंतु यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो बना हुआ है 2005 का, उसके तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा। मीन्स आप कह रहे हैं, देखिए हमने जेजे एक्ट पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या होता है? कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रंस कोर्ट बना देते हैं। तो ऐसे ही एक एक्ट है ये बालक संरक्षण बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, और इन्होंने क्या कह दिया? तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि, मतलब अन्य विधि जैसे जेजे एक्ट है और भी कई एक्ट है। तो अगर अदर एक्ट के अंतर्गत किसी सेशन कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रंस कोर्ट बनाया गया है, तो वही चिल्ड्रन कोर्ट इस एक्ट के लिए क्या समझ लिया जाएगा? स्पेशल कोर्ट समझ लिया जाएगा। ठीक है, provided that if a court of session is notified as a children's court under the Commission for Protection of Child Right Act 2005 or a special court designated for similar purposes under any other law, किसी अदर लॉ में भी स्पेशल कोर्ट बनाया गया है सिमिलर पर्पसेस के लिए, बच्चों से रिलेटेड, है ना? तो फिर ऐसे जो चिल्ड्रंस कोर्ट और स्पेशल कोर्ट है अदर लॉज के अंतर्गत, वही इस एक्ट के लिए क्या समझी जाएंगे? स्पेशल कोर्ट। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे राज्य सरकार कोर्ट ऑफ सेशन को बना ही रही है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है उस एरिया में कोई स्पेशल कोर्ट जो सेम मैटर डील करते, तो वही इस एक्ट के लिए क्या माने जाएंगे? स्पेशल कोर्ट माने जाएंगे। वाइल सबसेक्शन 2 देखिए, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, the special court shall also try an offense other than the offense referred to in subsection 1 with which the accused may under CRPC be charged at the same trial. क्या कहा गया है subsection 2 में? इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न विचारण भी करेगा, जिसके साथ अभियुक्त को सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। अब ये कह रहे हैं उपधारा 1 में जो अपराध बताया, उपधारा 1 मतलब ऊपर क्या कह रहे हैं? कौन से अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया इस एक्ट के अंतर्गत? मीन्स चाइल्ड के खिलाफ कोई भी अपराध जो पॉक्सो एक्ट में बताया गया है उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब भाई कोई जो अपराधी है उसने बच्चे के साथ कोई क्राइम किया हो सकता है साथ साथ से ऐसा भी कोई क्राइम किया हो जो आईपीसी के अंतर्गत भी किसी धारा में आ रहा हो,
तो क्या अब उसके लिए अलग से ट्रायल चलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, सब्स्टिट्यूशन टू में क्या कह दिया कि जो ये स्पेशल कोर्ट है, जब इस एक्ट के तहत किए गए क्राइम के लिए विचारण किया जाएगा तो साथ साथ में उस पर जो अदर आरोप लगाए गए हैं उसका भी ट्रायल साथ में स्पेशल कोर्ट ही कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जो पॉक्सो के मैटर है वो विशेष न्यायालय को दे देंगे और कहेंगे अलग मैटर जो दूसरे अपराध साथ में उसने वहीं पे किए उसके लिए दूसरा, तो है तो कोर्ट ऑफ सेशन ही, बनाया तो कोर्ट ऑफ सेशन ही को है स्पेशल कोर्ट। इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत के जो अपराध है उनसे भिन्न अपराध भी जिनका विचारण साथ में चलना है उसका, तो स्पेशल कोर्ट ही उनको क्या कर लेगा, सुन ले। ठीक, ये कहा गया है। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67B के अधीन अपराधों का जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित है या बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता भी होगी। मतलब कुल मिला के इस सेक्शन का क्या, इस सब सेक्शन का मतलब क्या है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो इस एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत तो कार्यवाही करेगा ही, विचारण करेगा ही, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 67B के अपराध का भी विचारण कर लेगा। ठीक है ना? The special court constituted under this act, notwithstanding anything contained in the notwithstanding anything in the Information Technology Act 2000, shall have jurisdiction to try offence under section 67B of that act, insofar as it relates to publication or transmitting of sexually explicit material depicting children in any act or conduct of manner or फैसिलिटेट एब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन ऑनलाइन। तो वहां पर ऑनलाइन साइबर क्राइम की बात की गई है, बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअली एक्सप्लिट किया जा रहा है, वो अपराध बताया गया। तो स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जहां पे एक साइड मैटर्स को विचार में लेगा, वहीं पर उसको क्या ज्यूरिसडिक्शन है कि वो आईटी एक्ट की सेक्शन 67B के क्राइम्स का भी क्या कर सकता है, उसको ज्यूरिसडिक्शन है कि वो विचारण कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट सीआरपीसी के तहत अगर उस अभियुक्त पे कोई आरोप लगाया गया है एक्स्ट्रा, उसका साथ में विचारण कर लेगा। फिर पॉक्सो एक्ट के साथ साथ वो आईटी एक्ट की सेक्शन 67B का भी विचारण कर सकता है। ठीक, ये है आपकी सबसेक्शन 3। ये कंप्लीट होती है हमारी सेक्शन 20 में। ठीक है, तो आपके लिए तो सबसेक्शन 1 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 29 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 भाई प्रिजम्पशन की बात हो रही है। प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, उपधारणा, क्या उपधारणा है, सेल्फ प्रिजम्पशन है, बस इसका याद रखना है। Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offense under section 3579 of this act, the special court shall presume that such person has committed, abated, attempted to commit the offense as the case may be, unless the contrary is proved। तो self presumption का तो मतलब ही होता है कि कोर्ट अपनी साइड से उपधारणा करके चलेगी कि हाँ भाई तुमने अपराध किया है, अब तुम प्रूफ करो कि तुमने नहीं किया। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जब भी कोई सी मैटर में इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी पर आरोप लगाया जाएगा कि उसने अपराध किया है, उसका दुष्प्रेरण किया है, उसको प्रश्न किया है, तो विशेष न्यायालय तो अपनी साइड से क्या अवधारणा करके चलेगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, उसका दुष्प्रेरण किया, उसका प्रश्न किया है। अब ये उस अभियुक्त पर है कि वो साबित करे कि उसने ऐसा अपराध नहीं किया। तो जब तक वो इसके विरुद्ध साबित नहीं करता, जब तक कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करके चलेगी। ठीक है, ये सेक्शन 29 है कॉमन। अब सेक्शन 30 में अगेन एक प्रिजम्पशन आ रही है। किस बात की प्रिजम्पशन आ रही है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। यहाँ पर कोर्ट ये मान के चल रही है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसका क्या था, क्रिमिनल इंटेंशन था, उसने क्रिमिनल इंटेंशन से किया है, वो अपनी साइड से ये प्रिजम्पशन करके चल रही है। ठीक है, इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट व्हिच रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के बिहाफ में क्या मानना है कि उसकी एक कल्पेबल मेंटल स्टेट थी, तभी जो है अपराध माना जाएगा। द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल स्टेट। तो कोर्ट अपनी साइड से क्या प्रिज्यूम करके चल रही है कि हाँ इसका क्रिमिनल इंटेंशन था ये एक्ट करने का, बट इट शैल बी अ डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड टू प्रूव द फैक्ट दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम है। सेल्फ प्रिज्यूम में क्या होता है कि सामने वाले को एक मौका दिया जाता है कि आप डिस्प्रूव कर दो। सेल्फ प्रिज्यूम कोर्ट तो अपनी साइड से ये प्रिज्यूम करके चल रही है कि तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन था,
पर्टिकुलर ये क्राइम करने का, और तुमने जो है ये क्राइम अपने क्रिमिनल इंटेंशन से ही किया है, लेकिन एक्यूज्ड को अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। वो प्रूव कर सकता है कि उसका ऐसा मेंटल स्टेट नहीं थी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस इन दैट प्रोसिक्यूशन। जिस बात का अपराध करने का आरोप उस पर लगाया जा रहा है, तो उसको प्रूव करना है कि सर नहीं, मेरा गिल्टी इंटेंशन नहीं था, मैंने ऐसा कार्य जो है गिल्टी इंटेंशन से नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। ठीक, ये इसमें नॉर्मल बात कही गई है। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारी। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किए किसी अभियोजन में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा। किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। तो नॉर्मल क्या मतलब हो गया, कोर्ट तो अपने साइड से सेल्फ प्रिज्यूम करके चल रहा है, अवधारणा करके चल रहा है कि जो अपराध आपने किया है और उसके लिए गठित होने के लिए जो आपराधिक मानसिक इंटेंशन मीन गिल्टी इंटेंशन जो चाहिए, आपने उसी गिल्टी इंटेंशन से किया है। कोर्ट तो ये मान के चल रहा है। अब आप डिस्प्रूव करिए कि नहीं, हमारा गिल्टी इंटेंशन नहीं था। कुल मिलाकर के ये बात कही गई है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में क्या है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है, और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है। क्या मतलब है इसका, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बताती हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, a fact is said to be proved only when the special court believes it to be exist beyond reasonable doubt। अब जो प्रूव्ड की बात कर रहे हैं ना, कि जो है फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है, कब माना जाएगा कि फैक्ट प्रूव्ड है, जब कोर्ट इस बात पे बिलीव करे कि हाँ वो फैक्ट एग्जिस्ट है, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी डाउट के कोर्ट को कंफर्मिटी के साथ पूरा विश्वास है कि ऐसा तथ्य एग्जिस्ट है, ऐसा तथ्य विद्यमान है, तब कहा जाता है कि वो एक्ट जो है, वो फैक्ट जो है प्रूव्ड है। एंड नॉट मियरली व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिर्फ संभाव्यताओं के आधार पर कभी फैक्ट प्रूव्ड नहीं माने जाते कि संभावना इतनी प्रबल है, संभावनाएं नहीं, बिल्कुल रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड बिल्कुल 20 होना चाहिए पक्का, तो माना जाएगा कि वो फैक्ट क्या है, प्रूव्ड है। इसको हम एविडेंस में बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो आप बस याद रख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड द बिलीफ इन और रीजन टू बिलीव अ फैक्ट। अब क्या है सेक्शन 30 में, सेक्शन 30 में है आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है। ठीक है ना, तो आपराधिक मानसिक दशा में आशय आता है, हेतु आता है, नॉलेज ऑफ फैक्ट आता है और रीजन टू बिलीव आता है किसी फैक्ट पर। क्लियर, तो आपको सेक्शन 30 की सिर्फ सेक्शन याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको सिर्फ सेक्शन पे आएगा कि प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट कहाँ है, सेक्शन 30 में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 31। अच्छा, इसमें आगे भी कुछ दिया नहीं दिया। सेक्शन 31 एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। हेडिंग याद रखनी है बस, अंदर वही चीज लिख रही है कि सीआरपीसी के जो प्रोसीजर है वही स्पेशल कोर्ट पे लागू होना है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी including the provisions as to bail and bond shall apply to the proceeding before a special court and for the purpose of the said provisions the special court shall be deemed to be a court of session and the person conducting a prosecution before special court shall be deemed to be a public prosecutor। सेक्शन 31 क्या है, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। तो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जमानत और बंधपत्र विषयक उपबंधों सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। ठीक है ना, तो सीआरपीसी के प्रोविजन ही लागू होना है
और जो विशेष न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाहियां हैं उनको सारे सीआरपीसी की प्रोविजंस लागू होंगे, ठीक है। और विशेष न्यायालय को क्या है, सेशन न्यायालय, अभी हमने पहले पढ़ लिया कि सेशन न्यायालय का विशेष न्यायालय है, तो यहाँ पे उल्टा कह दिया कि विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और जो स्पेशल विशेष न्यायालय के समक्ष जो अभियोजन का संचालन कर रहे हैं लोक अभियोजक, तो यहाँ पे उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, लेकिन वो सीआरपीसी के अंतर्गत कौन है, नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, 2U वाले, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है सेक्शन में, और कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ हेडिंग सेक्शन। लास्ट सेक्शन और इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में क्या बताया गया है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, राज्य सरकार, बस इतना याद रखना है कि राज्य सरकार जो है वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करे। तो राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उपधारा 1 के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा जब उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। देखिए यहाँ 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है ना, कि नॉट लेस देन 7 इयर्स एज एन एडवोकेट उसने प्रैक्टिस की हो, ऐसे व्यक्ति को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देंगे। तो जब हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं 24 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वहां पे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहां 10 इयर्स का होता है, वहां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल चाहिए, और 7 ईयर में सिंपल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इसलिए यहाँ पे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 2U में जो बताया गया है वो है, ठीक है। तो जो सीआरपीसी के अंतर्गत सिंपल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो यहाँ स्पेशल है, ठीक है। Every person appointed as a special public prosecutor under this section shall be deemed to be a public prosecutor within the meaning of clause U of section 2 of the Code of Criminal Procedure, and provision of that code shall have effect accordingly. अब क्या है सेक्शन 3 में क्या कहा गया है, इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड पा के अंतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा, और उस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। तो पहले बता दिया मैंने कि यहाँ पे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 2U वाला है, और सीआरपीसी में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ बताया गया है, सेक्शन बताइए, सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान है, यहीं पर मेंशन कर लीजिए, नहीं तो बार बार भूलेंगे, है ना, अच्छे से याद होना चाहिए। सीआरपीसी की सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और सीआरपीसी में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस जो है सीआरपीसी में वो नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा उसके लिए सिर्फ 7 साल माना जाता है, तो वहां का पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लेकिन सीआरपीसी में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट, ठीक है। तो हमने आज चैप्टर 6 भी देख लिया और चैप्टर 7 भी देख लिया, ठीक। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 और परसों देखेंगे लास्ट चैप्टर 9, और उसके बाद रूल्स भी देखेंगे थोड़े से, क्या है नए रूल्स आ गए हैं 2020 के, तो एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, किसी को कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? मैम सिलेबस में तो रूल पूछे ही नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के पूछे थे। कहाँ पर? सिलेबस है जो लेकिन फिर भी इसका हम एक बार देख लेंगे, इम्पोर्टेंट जो रहेंगे, क्योंकि क्या है कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, पीएससी का कोई भरोसा नहीं क्या पूछ लें। ओके मैम। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल।